हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल के पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास? 5 जूल है, 10 जूल है, 15 जूल है, 20 जूल है। उस वाइब्रेशनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। उस इक्वेशन को हम दिखाने वाले हैं। तो हम ये मान के चलते हैं फिलहाल के लिए, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स उस तरीके के ऑब्जेक्ट, उस तरीके के सिस्टम को आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करते हैं इन ए पीरियोडिकल वे में। वो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो एक पीरियोडिकल वे में वाइब्रेट कर रहे हो, तो उस तरीके के सारे ऑब्जेक्ट या सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक धागा ले रहे हैं और उसके साथ एक मास हम अटैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ जुड़े हैं, एक धागे के साथ जुड़े हैं, और ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का। और जब आप इस ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, और जो ही आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं। तो वो जो ही आ जाते हैं, अंदर आते हैं, तो वो यहाँ नहीं रहता है, वो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। मूवमेंट, इनर्शिया की वजह से वो बाहर चले जाते हैं, और जो ही वो बाहर चले जाते हैं वो इनर्शिया की वजह से फिर अंदर आते हैं, अपनी पोजीशन पे नहीं रहता है, वो थोड़ा सा फिर आगे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑसिलेट करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। इस तरीके की सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं। हमारे पास स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो एक फोर्स डेवलप होती है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उस स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होती है, और वो फोर्स उस स्प्रिंग को फिर अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। उस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, और जो ही आप स्ट्रेच करते हैं, फिर जब आप स्ट्रेच करने के बाद फिर छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन पे आके नहीं रुकता है, वो थोड़ा सा फिर कंप्रेस होता है, अंदर आ जाता है। और जो ही वो अंदर आते हैं तो उसमें फिर से एक फोर्स डेवलप होती है जो उसको फिर से अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। तो वो फोर्स को हम उस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो आपका जो स्प्रिंग है फिर वो बाहर की तरफ आते हैं, और जो ही वो बाहर की तरफ आते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे नहीं बैठता है, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, और जो ही वो स्ट्रेच होता है फिर वो कंप्रेस होता है, फिर स्ट्रेचिंग होता है, फिर वो कंप्रेस होता है। इस तरीके के सिस्टम को भी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं। और ये वाली जो मोशन है, इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरीके के ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। और वो हुक्स लॉ क्या कह रहा है? वो हुक्स लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप एक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उस ऑब्जेक्ट में, उस सिस्टम में एक फोर्स डेवलप होती है, रेस्टोरिंग फोर्स। और वो रेस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपने कितना डिस्प्लेसमेंट की है। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रहा हूँ। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट जिसका एक मास है, और इतनी जो डिस्टेंस है वो हम मान के चलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। ये स्टेबल है, इतनी पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बैठा हुआ है। और अब इस ऑब्जेक्ट का हम इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो ही आप स्ट्रेच करते हो तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँच गया। मैं इसको इस तरीके से शो कर रहा हूँ। तो इतनी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके जो यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट की, और जो ही आपने डिस्प्लेसमेंट की, इस वाले स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा जो उसको अपनी पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो जो ही आप इसको कंप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँची, तो इतना जो है डिस्टेंस जो है हमने डिस्प्लेस की। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम x मान के चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेचिंग के दौरान इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट की, स्प्रिंग का हमने डिस्प्लेसमेंट की, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट हमने की ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, और इतनी डिस्प्लेसमेंट हमने कंप्रेस के दौरान डिस्प्लेस की। तो जो ही आपने कंप्रेस की, और स्प्रिंग में फिर से एक फोर्स डेवलप होती है जो उसको फिर से अपनी पोजीशन की तरफ पुश करता है। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, वेयर F इज द रेस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है, जब आपने ज़्यादा डिस्प्लेस की, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ तक ही कंप्रेस किया तो रेस्टोरिंग फोर्स कम होंगे,
और अगर आप कंप्रेस किया तो रेस्टोरिंग फोर्स उससे ज़्यादा होगा, और कंप्रेस किया तो रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो जितना आप डिस्प्लेसमेंट चेंज करते जाते हैं, जितना आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते जाते हो, उतनी ही रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है। यहाँ पे अगर आपने कम ही स्ट्रेच की तो रेस्टोरिंग फोर्स कम डेवलप होंगे, और अगर आप और ज़्यादा डिस्प्लेस की, रेस्टोरिंग फोर्स उससे ज़्यादा होगा। और वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, हम इस स्प्रिंग को, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को यहाँ पे ला रहे हैं, मींस आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम इस पोजीशन में ला रहे हैं, नीचे की तरफ हम खींच रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो ही आप नीचे की तरफ खींचते हैं, जो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होती है जिसे आप रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। या हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, अगर आप कंप्रेस करते हो तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अंदर की तरफ आ गए, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ गए, लेकिन जो ही आप कंप्रेस करते हैं, इस वाले स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होती है जिसे आप रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो फोर्स इसको पुश करेंगे, वो नीचे की तरफ ढकेलेंगे। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो नीचे नीचे की तरफ, अपोजिट की तरफ पुश कर रहे हैं जब आप कंप्रेस करते हो। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जो फोर्स डेवलप होती है जिसे आप रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वो रेस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने ज़्यादा किया तो रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा डेवलप होती है, रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है। आपने डिस्प्लेसमेंट कम की, रेस्टोरिंग फोर्स कम होंगे। और जो रेस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हुक्स लॉ में जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। और इसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेयर माइनस इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हो तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसी अपोजिट डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस से हम शो कर रहे हैं। एफ, इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं इसकी जगह पे कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ, वेयर के इज द कांस्टेंट, ठीक है। और इस माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और ये हमारे पास है इक्वेशन जिसके जरिए हम रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और के हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। और ये जो फोर्स कांस्टेंट है, इट डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की कितनी स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो फोर्स कांस्टेंट उस स्प्रिंग का ज़्यादा है। हम मॉलिक्यूल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चलेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो हम एक डायटोम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है। तो पहले भी मैंने कहा कि क्लोरीन का जो एटम है वो हेवियर है, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्मॉलर एटम है तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन को फिक्स रखेंगे, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम अब फिक्स नहीं रखेंगे। अब वो चेंज हो सकते हैं, वाइब्रेशन पे वो चेंज हो सकते हैं। तो हम इसको एक स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाली जो केमिकल बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह है, वो स्ट्रेच हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राउंड लेवल पे आपके मॉलिक्यूल हैं, स्टेबल एनर्जी पे, कम एनर्जी पे आपके जो मॉलिक्यूल है HCl, और इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ RE। RE इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस। तो क्लोरीन में अपनी पोजीशन रख रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन आप अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। और जो ही वो दूर जा रहे हैं तो इतनी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेस की, हाइड्रोजन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन इतनी डिस्टेंस चेंज की, जिसे आप एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है ये। और जो ही वो स्ट्रेच चले जाते, इतनी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करते हैं हाइड्रोजन, तो इस केमिकल बॉन्ड में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा हुक्स लॉ के हिसाब से। और वो रेस्टोरिंग फोर्स जो है इस हाइड्रोजन एटम को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे। और जो ही वो अंदर आ जाते हैं तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं बैठता, बल्कि वो फिर अंदर चले जाते हैं। तो जो ही वो अंदर आते हैं रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, फिर उसको वो पुश करता है। तो आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो वाइब्रेट करते हैं।
तो इसको मैं इस ग्राफ के ज़रिए हमने रिप्रेजेंट की। तो ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन एटम, ओके, और इनके बीच के जो बॉन्ड डिस्टेंस है RE, ये हमारे पास है, इसको मैंने यहाँ पे शो किया। और हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हुआ, इतनी डिस्प्लेस पे चले गए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ चले गए हाइड्रोजन, फिर वो अंदर आ गया तो यहाँ पे पहुँचे हाइड्रोजन। और अगर इससे ज़्यादा वो वाइब्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया, तो फिर वो अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर अंदर आएंगे। तो उस वाले केस को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास और एक एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन हुई, और अगर ज़्यादा एक्सटेंट पे वो वाइब्रेट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जो वाइब्रेशंस हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में या डायटोमिक मॉलिक्यूल में होंगे। तो हमारे पास एक वी शेप मोर्स कर्व बनते हैं। मोर्स, इसको हम कहते हैं मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और इस मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व से आप एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आप दिखा सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जितने भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो किसी भी एक्सटेंट पे वाइब्रेशन कर सकते हैं। उसके पास किसी भी हद के, किसी भी एक्सटेंट के वाइब्रेशन एनर्जी हो सकते हैं। तो ये एक वाइब्रेशन, एक्सटेंट वाइब्रेशन है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ किसी भी एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी हो सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। लेकिन जब आप एक्चुअल में रियल केसेस में देखते हैं, जब आप एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये HCl मॉलिक्यूल, तो इतना वो एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन हुई, उससे ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, उससे ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, उससे ज़्यादा वाइब्रेशन हुई। एक स्टेज पूछती है, जिस स्टेज के बाद, जिस वाइब्रेशन के बाद, जिस एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन के बाद आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और इसको हम कहते हैं एनहार्मोनिसिटी। तो अगर आप रियल केसेस में देखते हैं तो वाइब्रेशंस का जो कर्व है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये, अगर एनहार्मोनिसिटी आते हैं तो हमारे पास इस तरीके के कर्व आएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व हैं, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन हुई, यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ गए, यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ गए, यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ गए। इसके बाद अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं तो ऐसे ऊपर हमारे पास वी शेप में आ जाएंगे। तो किसी भी एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन करा सकते हैं आपके सिस्टम, किसी भी एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी हो सकते हैं आपके सिस्टम इन केस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन एक्चुअल केसेस में जब आप मॉलिक्यूल को रियल फॉर्म में देखेंगे, रियल केसेस में देखेंगे, तो मॉलिक्यूल जो है कुछ एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन के बाद मॉलिक्यूल डिकम्पोज होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंची, इसके बाद मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। तो हमारा जो कर्व है वो ऐसे आते हैं, इस यहाँ से आके फिर यहाँ चले जाते हैं, तो इसको हम एनहार्मोनिसिटी कहते हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ, डिसोसिएट हुआ, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन पॉइंट, डिसोसिएशन पॉइंट। तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके मॉलिक्यूल किसी भी हद के वाइब्रेशन एनर्जी अलाउ नहीं करते हैं, किसी भी हद के एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी नहीं होती है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मॉलिक्यूल किसी भी एक्सटेंट के वाइब्रेशन करा सकते हैं, सिस्टम किसी भी एक्सटेंट तक वाइब्रेशन करा सकते हैं, उसके पास किसी भी एक्सटेंट के वाइब्रेशन एनर्जी हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल केसेस में जब आप एक्चुअल में देखेंगे, रियल में देखेंगे, तो मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन नहीं करा सकते हैं, किसी भी एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी मॉलिक्यूल के पास नहीं हो सकते हैं। कुछ एक्सटेंट के बाद मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज हो सकते हैं, और इस तरीके को हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो इस एनहार्मोनिसिटी के बारे में, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। तो हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, HCl मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास है HCl मॉलिक्यूल। और इस HCl मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और उस वजह से हमारे पास जो है ये एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन होंगे। तो हमारे पास ये एक एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं। और सिमिलरली आप यूँ कह सकते हैं कि इस वाले वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल के पास एक अलग सा वाइब्रेशन एनर्जी होंगे, इसमें अलग सा वाइब्रेशन एनर्जी होंगे, इसमें अलग सा वाइब्रेशन एनर्जी होंगे, इसमें अलग सा वाइब्रेशन एनर्जी होंगे। और इन एनर्जीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आते हैं, और वो इक्वेशन हम क्वांटम मैकेनिकली
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके वाइब्रेशनल एनर्जी के इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है, मैं सिंपली इक्वेशंस दिखा रहा हूँ। तो जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो उस कुछ फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। तो मॉलिक्यूल कुछ फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, एंड म्यू इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, और वो बराबर होती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई म्यू। ये हमारे पास इक्वेशन है, वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट। और अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो फोर्स कांस्टेंट जो है वो डिटरमिन करती है द स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कितनी आपके बॉन्ड जो है वो स्ट्रोंगर है। अगर ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं तो फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होंगे, अगर फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू कम है तो आप यूँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो कम स्टिफनेस है, कम स्ट्रेंथ है। ओके, एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं m1 एंड m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर आपके पास इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, आप इजीली रिड्यूस्ड मास डायटोमिक मॉलिक्यूल का आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, और इस इक्वेशन को हम अलग, आपको किताबों में अलग रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई म्यू। तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है इसमें जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हमें हार्ट्स में आ जाएंगे। इसका जो वैल्यू है, वैल्यू के जो यूनिट हैं वो हार्ट्स में आते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली वेव नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेशनल वेव नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास है वाइब्रेशनल वेव नंबर। वाइब्रेशनल वेव नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओमेगा बार। ओमेगा बार इज द वाइब्रेशनल वेव नंबर, और हम वाइब्रेशनल वेव नंबर को इजीली वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो म्यू जो है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, इसके जगह पे हम ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास है म्यू इज द फ्रिक्वेंसी। वाइब्रेशन के केसेस में हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी को। तो हमारे पास है ओमेगा इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू c इंटू 1 डिवाइड बाई लैम्डा। इसको मैं 1 डिवाइड बाई लैम्डा एंड c लिख सकता हूँ। तो 1 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई c होगा, और 1 डिवाइड बाई लैम्डा जो है वो किसके बराबर है, वो वेव नंबर के बराबर है। फ्रीक्वेंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेव बार इज द वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है उसको हम वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है उसे हम कहते हैं। तो वाइब्रेशनल के केसेस में हम इस वेव को ओमेगा वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओमेगा डिवाइड बाई c इज इक्वल टू ओमेगा बार वाइब्रेशनल वेव नंबर। तो वाइब्रेशनल वेव नंबर इज इक्वल टू, हम ये हमारे पास है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का वैल्यू, इसको हम डिवाइड करते हैं विद द c वेलोसिटी ऑफ लाइट से। जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती है इनटू द वाइब्रेशनल वेव नंबर। तो हमारे पास वाइब्रेशनल जो वेव नंबर हैं वो बराबर होंगे 1 डिवाइड बाई 2 एंड पाई अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई म्यू डिवाइड बाई c आएंगे, तो वो c यहाँ चले जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन से हम इजीली मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन म्यू। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर आपको मॉलिक्यूल का फोर्स कांस्टेंट पता हो, आपको रिड्यूस मास पता हो, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे डाल के आप उस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड जब मॉलिक्यूल एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, और वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है आप इजीली निकालते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं। तो वो सारे के सारे ड्यूरेशन में शो नहीं करूँगा। मैं जनरली जो लास्ट जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए जो इक्वेशन आते हैं वो इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास है दी वाइब्रेशनल एनर्जी
of a molecule or simple harmonic oscillator मैं लिख रहा हूँ of a simple harmonic oscillator is given by, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं वो हम ये कंसिडर करके जा रहे हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होती, उसमें एन हार्मोनिसिटी आते हैं। तो एन हार्मोनिसिटी को मैं स्किप कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन जो है वो इसके बराबर होती है। ई वी इज द वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू वी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड एच म्यू, वेयर वी इज द वाइब्रेशनल क्वांटम। ये म्यू नहीं है, ये वी है। तो ये कांस्टेंट टर्म है जिसे हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे जिस तरीके से हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा, जब आप रोटेशनल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा था तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता था, रोटेशनल एनर्जी आर ई रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एंड आई जे इंटू जे प्लस 1, ये वाला वैल्यू आता था। तो जे एक कांस्टेंट है जिसे हम रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसका वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 5 होता था। सेम उसी तरह हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी के वैल्यू में भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी। वी इज ए कांस्टेंट नोन एज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और इस म्यू को हम वाइब्रेशन की केसेस में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई वी इज इक्वल टू वी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एच एंड ओमेगा, मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी का एक इक्वेशन है, इसके ज़रिए हम वाइब्रेशनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो एनर्जी आते हैं वो हमारे पास जूल में आते हैं, और जनरली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एनर्जी को जूल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वी स्पीक्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो हम वेव नंबर के फॉर्म में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप वेव फॉर्म में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनर्जी इन जूल्स को हम डिवाइड करते हैं विद द एच सी। तो जो एनर्जी आते हैं वो एनर्जी हमें आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। तो हम इस वाले इक्वेशन को जब आप एच सी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी आते हैं वो वेव नंबर में आते हैं, हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में आते हैं। तो एनर्जी, इसको मैं ई वी फिर से लिख रहा हूँ, और ई वी इज द एनर्जी आर द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू v प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड h एंड ओमेगा डिवाइड बाई एच सी में लिख रहा हूँ। h एंड h कैंसिल होंगे हमारे पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये बनेंगे, ई वी वाइब्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू v प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा एंड c। तो ये हमारे पास और एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक और इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो हमें पता है ओमेगा एंड सी इज इक्वल टू ओमेगा बार, वाइब्रेशनल वेव नंबर, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जब आप सी से डिवाइड करते हैं तो हमें वाइब्रेशनल वेव नंबर में कन्वर्ट होती है। तो वाइब्रेशनल वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा बार, तो इसकी जगह पे हम ओमेगा बार लिख सकते हैं। तो एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू वी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन और ये वाली जो एनर्जी आएंगे वो एनर्जी वेव नंबर में आएंगे, और वेव नंबर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखने वाली इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम मॉलिक्यूल के या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वाइब्रेशंस के एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गए, आप इससे शो कर सकते हैं, हम इससे भी शो कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस वाले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये वाली जो v है कांस्टेंट, इससे हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कह सकते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और इसके जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 0 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 डेट। अब क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारे पास क्वांटम वर्ल्ड में हमें एक लिमिट होती है।
जितने भी हमारे पास सिस्टम हैं क्वांटम वर्ल्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो एटम हो, उनके जो एनर्जी हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या एटम की एनर्जी या मॉलिक्यूल की एनर्जी, वो किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में हम ये बताते हैं कि इनका जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन्स इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। इतनी ही एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन्स का हो सकते हैं या मॉलिक्यूल का हो सकते हैं या एटम का हो सकते हैं, इतनी एनर्जी जो है हो सकते हैं। तो एक लिमिट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम का इन द क्वांटम वर्ल्ड। ओके, और उस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जरिए रोटेशनल एनर्जी का इक्वेशन निकालते हो या वाइब्रेशनल एनर्जी के इक्वेशन को निकालते हो, तो हम एक कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, और वो कांस्टेंट टर्म जो है रोटेशनल एनर्जी के केसेस में हम जे वैल्यू यूज़ करते हैं, जिससे हम रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं। वाइब्रेशनल के केसेस में भी हम एक कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं वी, जिसे हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं, और ये हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता देते हैं। ओके, तो ये इस इक्वेशन के ज़रिए हम मॉलिक्यूल के या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वाइब्रेशनल एनर्जी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल का, क्लोरीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का। तो ये एक एक्सटेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मींस ग्राउंड एनर्जी लेवल्स पे हैं। फिर ये वाइब्रेशंस हुई, एक एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन, ये और एक एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन हुई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v इज इक्वल टू 0, मीन्स आपकी जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड एनर्जी लेवल्स में है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v इज इक्वल टू 1, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v इज इक्वल टू 2, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v इज इक्वल टू 3, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप बहुत सारे एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन को एक रोटेशनल क्वांटम नंबर के वैल्यू दे सकते हैं। आप यूं कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल के पास बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और इन एनर्जी लेवल्स का, इन एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस पे, इन एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन का वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो सकते हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं तो इस वाले पे मॉलिक्यूल के पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होंगे, इसके पास कितनी अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी होगा, इसके पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। चाहे आप इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो या इस वाली इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर लो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी किताब में आपको इस फॉर्म में लिखा गया होगा, किसी किताब में आपको इस फॉर्म में लिखा गया होगा, किसी किताब में आपको इस फॉर्म में लिखा गया होगा, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जब आप देखेंगे तो एनर्जी जो है वो हम वेव नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम ये वाली इक्वेशन जो है वो जनरली मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल जो है v इज इक्वल टू 0 में है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद v इज इक्वल टू 0 कितना होगा, वो बराबर होंगे ना, ई वी इज इक्वल टू 0, एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 इज इक्वल टू v की जगह पे हम 0 डालेंगे प्लस 1/2 एंड ओमेगा बार। यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा बार, ओमेगा डिवाइड बाई सी, वो बराबर होंगे ओमेगा बार वाइब्रेशनल वेव नंबर। ओके, तो ये हमारे पास बनेंगे 1/2 ओमेगा बार। तो ये वाला जो v इज इक्वल टू 0 है, इसके करस्पॉन्डेंस में जो एनर्जी आएंगे हमारे पास वो 1/2 ओमेगा बार आते हैं। सेम उसी तरह v इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग में हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू 1, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स v इज इक्वल टू 1, वो बराबर होंगे 1 प्लस 1/2, v की जगह पे हमने 1 डाला, एंड ओमेगा बार इज इक्वल टू 2 1 2, 2 एंड 1 मीन्स 3, 3/2 एंड ओमेगा बार। तो यहाँ पे इस वाइब्रेशन क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग में जो हमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी का जो वैल्यू मिलता है, हमें 3/2 ओमेगा बार मिलता है। सेम उसी तरह आप ई वी इज इक्वल टू 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v की जगह पे आप 2 पुट कर सकते हैं, 1/2 एंड ओमेगा बार इज इक्वल टू हमारे पास आएंगे 2 to the 4 and 5, 5/2 एंड ओमेगा बार। इस तरीके से आप इन सारे के सारे एनर्जी लेवल्स का, इन सारे के सारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग में आप वाइब्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास v इज इक्वल टू 0 का जो एनर्जी आ गया वो आ गया 5/2 एंड ओमेगा बार। इसका हमें आएंगे 7/2 एंड ओमेगा बार, इसका हमें आएंगे 9/2 एंड ओमेगा बार। इस तरीके से आप
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का या डायटोमिक मॉलिक्यूल जो बिहेव करते हैं एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उनके एनर्जी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।